हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। सेट नंबर 2 हम लोग इस सीरीज का कवर करने जा रहे हैं। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप एप्लीकेशन पे जा सकते हो, ऐप पे जा सकते हो। फ्री सेक्शन वाले में आपको जाना है, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सेट नंबर 1 का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन हमें शहद उत्पादन में मदद करता है। शहद उत्पादन में मदद करता है तो हम जानते हैं शहद जो है हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है, तो मधुमक्खी पालन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका का व्यास कितना होता है। हम जानते हैं दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया है ना, जो बैक्टीरियल सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। तो इसका डायमीटर आप याद रखेंगे 1 से 10 माइक्रोमीटर। 1 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 से 10 माइक्रोमीटर आप बोलेंगे। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 पे पावर -6 मीटर। ये 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, उनका साइज आप बोलेंगे 10 से 100 माइक्रोमीटर। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी आप पर ऊपर की ओर बल लगाती है। इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल क्या होता है। आप कुर्सी पर बैठते हैं, जैसे मैं अभी कुर्सी पर बैठा हूं, तो मेरे द्वारा कुर्सी के ऊपर बल लगाया जा रहा है जो मेरे भार के बराबर है, जो मेरे भार के बराबर है। बदले में कुर्सी भी उतना ही परिमाण का, लेकिन ऊपर की दिशा में, विपरीत दिशा में बल लगा रही है। तो जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी आप पर ऊपर की ओर बल लगाती है। अभी मेरे ऊपर कुर्सी जो है ऊपर की ओर बल लगा रही है, और ये बल किसके बराबर है, मेरे भार के बराबर है। ठीक है, मेरे भार के बराबर है। तो प्रतिक्रिया बल का क्या होता है, तो कुर्सी पर नीचे की ओर लगने वाला आपका भार। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है। ये केंद्रिका कहाँ मौजूद होता है। जैसे कोशिका है, कोशिका में हम जानते हैं कि नाभिक जो है होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक में केंद्रिका नाम की संरचना होती है। केंद्रक में केंद्रिका नाम की एक संरचना होती है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसका मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम की उप इकाइयों का संश्लेषण करना। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप यहां पर देखो, ये आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है। न्यूक्लियस के अंदर आपको ना न्यूक्लियोलस नाम की ये संरचना जो है वो आपको दिखाई पड़ रही है। ये न्यूक्लियोलस है जिसे कहा जाता है केंद्रिका हिंदी में। तो राइबोसोम का जो निर्माण होता है, इनमें दो प्रकार के सब यूनिट्स होते हैं। दो प्रकार के सब यूनिट्स होते हैं, एक को बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और दूसरा प्रकार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई, और इन दोनों के मिलने से राइबोसोम का निर्माण होता है। तो ये जो सब यूनिट्स हैं ये बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, और उसके बाद देखो यहाँ पर न्यूक्लियर पोर है, केंद्रक की जो झिल्ली होती है उसमें छिद्र होते हैं। ये सब यूनिट्स जो है यहां से निकल आते हैं इस कोशिका द्रव्य में, इस कोशिका द्रव्य में निकल आते हैं, और तब जाकर के राइबोसोम बनता है। तो केंद्रिका के अंदर जो राइबोसोम है ना, इसकी जो उप इकाइयां होती हैं उनका संश्लेषण होता है। फिर वो उप इकाइयां जो है इस न्यूक्लियर पोर से, केंद्रक छिद्र से जो है बाहर निकल आती हैं, और उसके बाद जाकर के राइबोसोम का निर्माण होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, जो केंद्रक झिल्ली होती है वो 2 लेयर वाली होती है। 2 लेयर वाली झिल्ली होती है। केंद्रक की जो अपनी झिल्ली है, इनमें 2 लेयर्स होती हैं, जिनमें जो है पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसके द्वारा जो है कोशिका द्रव्य से कोई पदार्थ केंद्रक के अंदर प्रवेश कर सकता है, और केंद्रक का पदार्थ जो है कोशिका द्रव्य में निकल करके जा सकता है। और धागे जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, इससे हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एटीपी का निर्माण करना, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है पूछा है। देखो, अगर कार्य करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए बल और विस्थापन। यानी आप बल लगाओ और उसमें विस्थापन जो है
वो होना चाहिए, और विस्थापन भी जो है वो बल, विस्थापन की जो दिशा है, बल की दिशा है, वो एक दूसरे के लंबवत जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? पिंड को विस्थापित होना होगा, यह तो आवश्यक है। पिंड पर बल लगाना होगा, यह भी आवश्यक है। बल का एक घटक विस्थापन की दिशा में होना चाहिए, यह भी आवश्यक है। पिंड को एक स्थिर चाल से चलना चाहिए, पिंड को एक स्थिर चाल से चलना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है भाई, किसी चाल से पिंड चल रहा हो तो ही कार्य जो है वहां पर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो पिंड को एक स्थिर चाल से चलना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आप एक वस्तु पर ऐसे बल लगाते हैं और इसको खिसका करके जो है आप यहां पर रख देते हैं, है ना। आपने खिसका दिया यहां पर कुछ, मान लो कि आपने 10 न्यूटन का बल लगाया और आपने जो है 1 मीटर इसको खिसका दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि पिंड जो है एक स्थिर चाल से कांस्टेंट स्पीड से है जो यहां पर चल रहा है ना। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पहले भी विराम अवस्था में पिंड था, अभी खिसका करके यहां पर रख दिया, अभी भी क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन जो बल आपने लगाया उसके द्वारा कार्य किया गया 10 गुने में 1 यानी कि 10 जूल के बराबर। तो कार्य तो यहां पर भी हो रहा है, तो यह जरूरी नहीं है कि पिंड जो है स्थिर चाल से चले। गुणसूत्र सामान्यतः किस समय स्पष्ट रूप से छड़ाकार संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं? अभी देखो, आपने ये वाली संरचना जो है आपने अभी देखी, ये देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नाम की संरचना होती है, जिसका काम क्या होता है, राइबोसोम की जो उप इकाइयां होती है उसका संश्लेषण इसका काम होता है। न्यूक्लियर पोर पदार्थ आदान प्रदान करते हैं कोशिका और केंद्रक के बीच, पदार्थों का आदान प्रदान होता है कोशिका और केंद्रक के बीच इसी न्यूक्लियर पोर के माध्यम से। ये धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे क्रोमेटिन बोलते हैं, है ना। ये धागे जैसी, जैसे आप धागा को खोल करके रख दो, है ना, कुछ वैसी संरचना जो है ये क्रोमेटिन है। जब एक कोशिका विभाजित होने को आती है, कोशिका का विभाजन होता है ना, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, तो जब सेल डिवीजन का समय आता है उस समय यही क्रोमेटिन यानी यही सारे धागे जो है संगठित हो जाते हैं और ऐसे रॉड जैसी जो है संरचना बनाते हैं, इसे कहा जाता है क्रोमोसोम। तो ये होता है कोशिका विभाजन के समय। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रोमोसोम है, तो चाहे क्रोमोसोम के बारे में बोल दे, चाहे बोल दे क्रोमेटिन के बारे में, तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में बस संरचना में फर्क है, मटेरियल दोनों में सेम टू सेम है। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम पूछा भाई किससे बना होता है, तो आप बोलेंगे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ये दोनों आपको अब याद रखना है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। नई वाली एनसीईआरटी में प्रोटीन का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह जानकारी दी गई है कि डीएनए और साथ में एक विशेष प्रोटीन से बना होता है। तो यह विशेष प्रोटीन का नाम ही मैंने आपको बता दिया कि हिस्टोन प्रोटीन है ना, हिस्टोन प्रोटीन है। तो वैसे तो जो ये क्रोमेटिन है ये धागे के रूप में पाया जाता है इस केंद्र के भीतर, लेकिन जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो यही क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, किसमें, क्रोमोसोम में संघनित हो जाता है। ये क्रोमोसोम किससे बना होता है, क्रोमेटिन किससे बना होता है, तो आप बोलेंगे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया की व्याख्या करता है? अवक्षेपण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें एक अवक्षेप का निर्माण होता है ना। इसमें क्या होता है कि हम दो विलयन की अभिक्रिया करवाते हैं और उनके अभिक्रिया से एक अवक्षेप प्राप्त होता है ना, यानी कि अघुलनशील ठोस बनता है, तो उसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और एक बहुत ही फेमस जो है रिएक्शन है, आपके सिलेबस का वो पार्ट है, वो है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, आपने पोटेशियम आयोडाइड का मान लो कि एक जलीय विलयन ले लिया और एक दूसरा जलीय विलयन आपने ले लिया पोटेशियम नाइट्रेट का, और इसके अभिक्रिया से बनता है लेड आयोडाइड का एक अवक्षेप, और यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन, यानी पोटेशियम नाइट्रेट का दोस्तों जलीय विलयन बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन बनेगा जिसमें अघुलनशील ठोस के रूप में ये लेड आयोडाइड बनेगा और ये पीला अवक्षेप होता है, ये पीला अवक्षेप होता है। ठीक, तो ये अपने आप में एक अवक्षेपण अभिक्रिया है और साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और साथ में ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परिपक्व मानव लाल रक्त कोशिकाओं में, परिपक्व मानव लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक की अनुपस्थिति का मुख्य लाभ क्या है? हमारे अंदर जो आरबीसी मैच्योर हो चुकी है, जो आरबीसी मैच्योर हो चुकी है उसमें केंद्रक जो है धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि केंद्रक के विलुप्त हो जाने से केंद्रक जो है एक अच्छा खासा स्पेस लेता है, तो केंद्रक के विलुप्त हो जाने से हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान उपलब्ध हो जाता है, और इससे क्या होता है? इससे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आरबीसी खुद के साथ ट्रांसपोर्ट कर सकती है। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के साथ ही होता है। तो अगर केंद्रक नहीं है, आरबीसी के अंदर से केंद्रक अगर गायब हो चुका है तो बहुत ज़्यादा खाली स्थान हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसके अंदर आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो अपने साथ कैरी कर सकता है। इसीलिए जो स्तनधारी होते हैं, मानव के अलावा अन्य स्तनधारी भी होते हैं, उनमें लाल रक्त कोशिकाएं जब मैच्योर होती है तो धीरे धीरे केंद्रक जो है वहां से गायब हो जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें लोहा जो है धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा खून है वो लाल होता है। कपड़े धोते समय पानी में वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा है, ये वॉशिंग सोडा है, धावन सोडा है, ये धावन सोडा है। तो इसके तो कई सारे कार्य होते हैं, है ना, इनके कई सारे कार्य होते हैं, जिसमें से एक कार्य क्या है? जल की कठोरता को दूर करना, जल की कठोरता को दूर करना। तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, मान लीजिए कठोर जल रहेगा तो कपड़े धोते समय जो है साबुन झाग उत्पन्न नहीं करेगा, तो इसलिए वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है, वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है, धावन सोडा मिलाया जाता है, ताकि वो जो कठोर जल है वो अब सॉफ्ट हो जाए, यानी कठोरता खत्म हो जाए और अच्छे से झाग उत्पन्न हो और कपड़े जो है अच्छे से साफ हो। परिपक्व मानव लाल रक्त कोशिकाएं अपना विभाजन या मरम्मत क्यों नहीं कर सकती? तो हम लोगों ने जस्ट अभी चर्चा किया कि जो आरबीसी है उसके अंदर से न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक मैच्योर आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगर हम स्तनधारियों की बात करते हैं उनके अंदर, अब क्योंकि केंद्रक तो है नहीं, और जो सेल डिवीजन चलता है, जो सेल डिवीजन चलता है, ये जो सेल डिवीजन चलता है इस प्रकार से, इसमें केंद्रक का बहुत बड़ा रोल होता है। केंद्रक ही पूरा कमांड करता है, न्यूक्लियस ही पूरा कमांड करता है सेल डिवीजन को। ठीक, और मान लो मरम्मत करनी हो, है ना, कोशिका के अंदर कोई मान लो क्षति हुई है, अगर उसकी मरम्मत करनी हो, ये भी जो है नहीं हो पाता है अगर केंद्रक का अभाव हो जाता है। यही कारण है कि जो आरबीसी है, जो आरबीसी है 120 दिन के बाद खुद ही मर जाती है। यानी लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं, लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं आरबीसी के पास, तो 120 दिन है। 120 दिन के बाद जो है आरबीसी खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। कारण यह है कि केंद्रक नहीं है, सेल डिवीजन तो होगा नहीं अगर केंद्रक नहीं हो तो, इसी कारण से तो हम बोलेंगे इनमें केंद्रक नहीं होता। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लाइफ स्पैन 120 दिन जो है ये याद रखिएगा, है ना, ये याद रखिएगा। मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक यानी ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, जिनकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती है। तो कोशिकाएं छोटी होती है, जो कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका है, तो इसके पास कोशिका भित्ति होती पतली होती है। पतली इसलिए ताकि आसानी से जो है कोशिका विभाजन कर सके। सघन कोशिका द्रव्य मौजूद होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होता है, बड़ा केंद्रक होता है, ताकि सेल डिवीजन को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। तो कौन सा कथन गलत बोल रखा है? कौन सा कथन गलत बोल रखा है? तो कोशिकाएं छोटी होती है, पतली भित्ति वाली होती है, सघन कोशिका द्रव्य बड़े केंद्रक वाली होती है, ये तो सही है, ये तो सही है। मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं परिपक्वता पर मृत हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, ये चीज नहीं होता है। परिपक्व होने के बाद ये अस्थायी कोशिका में जो है कन्वर्ट हो जाती है, ना कि ऐसा है कि डट कर जाती है।
मेरिस्टेमेटिक ऊतक सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बने होते हैं, ये भी सही है। पौधों में आजीवन वृद्धि को सक्षम बनाना, ये सही है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमेशा जो है डिवाइड करती रहती है। अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल कोशिका झिल्ली से जुड़ी होती है, तो ऐसा नहीं है। यह केंद्रक आवरण की बाहरी झिल्ली से जुड़ी होती है तथा कोशिका द्रव में जाल के रूप में फैली रहती है, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। यहां पर देखो, ये केंद्रक है और ये बाहर केंद्रक झिल्ली जो है आपको दिखाई पड़ रही है, जिसमें छेद आपको नजर आ रहे हैं। तो केंद्रक झिल्ली जो है, इनमें दो लेयर्स हैं। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसके साथ ये अंतर्द्रव्यी जालिका जो होती है वो जुड़ी होती है और कोशिका द्रव में जो है ये फैली होती है जाल के रूप में। ये आपको याद रखना है कि केंद्रक आवरण की बाहरी झिल्ली यानी केंद्रक जो झिल्ली है, इनमें जो दो लेयर्स हैं उनमें जो सबसे बाहर वाली लेयर्स है उसके साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जुड़ी होती है और साथ में जाल के रूप में जो है कोशिका द्रव में फैली रहती है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखने से ये खुरदरी नजर आती है, क्योंकि राइबोसोम से चिपके होते हैं। अब क्योंकि राइबोसोम से चिपके होते हैं तो राइबोसोम को तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसीलिए RER का जो काम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन बनाने का काम इसका होता है, प्रोटीन बनाना, इसका सिक्रीशन करना इसका काम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन फैक्ट्री नहीं है, तो इसका काम प्रोटीन बनाना नहीं होता है, बल्कि इसका काम जो है लिपिड बनाना होता है। ठीक, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिपिड और हार्मोन, लिपिड संश्लेषण और हार्मोन के सिक्रीशन में जो है ना, हार्मोन के सिक्रीशन में, ये भी आप यहां पर टेप लो, लिपिड के संश्लेषण में, हार्मोन के सिक्रीशन में चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का रोल होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा परागन का कारक नहीं है? परागन का मतलब होता है परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। अब यहां पर परपरागन है यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन है। इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास दो अलग अलग पौधे होंगे, उनमें अपने फूल होंगे और एक पौधा के परागकोश से जो परागकण है वो दूसरे पौधा का जो फूल है उसमें जो वर्तिकाग्र है वहां तक स्थानांतरण होगा। तो परपरागन का मतलब सीधा सा होता है कि परागन होगा दो अलग अलग पौधे के पुष्प में, या फिर बोल दो दो अलग अलग पौधे के बीच परागन होगा, तो उसे हम लोग परपरागन बोलेंगे। अगर एक ही पौधे के अंदर दो पुष्प है उसमें परागन हो जाए तो स्वपरागन हो जाएगा। ठीक, एक ही पौधे के अंदर अगर दो पुष्प है उनमें परागन हो तो स्वपरागन। एक ही पुष्प के अंदर, एक ही पौधे के अंदर एक पुष्प में अगर परागन हो जाए तो भी वो स्वपरागन हो जाएगा। तो परपरागन में दो अलग अलग पौधे होते हैं, समान प्रजाति के दो अलग अलग पौधे होते हैं। अब एजेंट भाई कौन नहीं है? तो एजेंट किसको बोलते हैं? जो पॉलन को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक उठा करके लेकर के जाए, एक पुष्प से पॉलन को उठाकर दूसरे पुष्प तक लेकर के जाए, वो जो है पॉलिनेटर हो जाता है, यानी कि पॉलिनेशन कराने वाला एजेंट हो जाता है। अब देखो, प्रकाश के माध्यम से तो ऐसा होगा नहीं कि प्रकाश गिरे और पॉलन जो है उठ करके दूसरे पौधे के पुष्प पर चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा। जल के साथ ये चीज हो सकता है, पवन के साथ, पशु के साथ हो सकता है, हवा के साथ बह करके पॉलन जा सकता है, पशु के साथ जा सकता है। मान लो एक पुष्प पर जो है तितली आकर के बैठती है रस चूसने के लिए फूल का, उसके बॉडी में पॉलन चिपक जाता है, वही तितली दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठ जाती है, पॉलन वहां पर पहुंच गया, हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। जल के माध्यम से हो सकता है कि पॉलन जो है जल में गिर जाए और फिर वो जल से जो है बह करके दूसरे पुष्प तक पहुंच जाए। गोल्जी उपकरण का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी उपकरण का काम होता है, गोल्जी उपकरण को दोस्तों कहा जाता है कोशिका का डाकघर, पोस्ट ऑफिस। ये याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल आप बोल सकते हो। इसका काम होता है प्रोटीन एवं लिपिड का रूपांतरण, मॉडिफाई कर देना, चेंज कर देना, उसमें थोड़ा सा वर्गीकरण, क्लासिफाई कर देना, टैगिंग लगा देना कि भाई कौन सा प्रोटीन किस टाइप का है, पैकेजिंग, उसको बंद कर देना पैकेट में, और फिर जहां भेजना है उसको भेज देना। पोस्ट ऑफिस का काम भी तो यही होता है। पार्सल आया, देखा भाई कि कहाँ का पार्सल है, कैसा पार्सल है ना, उसको क्लासिफाई कर दिया जगह के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से, और जहां भेजना है वहां भेज दिया। तो कुछ इससे आप रिलेट कर सकते हो। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल G M
1m2/r²। ये जो कैपिटल G है इसे कहा जाता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, इसे कहा जाता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट है। पूरे ब्रह्मांड के लिए ये कांस्टेंट है। तो ये जो वैल्यू है वो यूनिट के साथ आपको ध्यान में रखना है। बोलेंगे यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है जो हर जगह समान है। सत्य कथन पूछा है ना, तो यही सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। बाकी के सारे के सारे जो है गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली की उंगली जैसी अंतर्वलित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। जैसे आपने देखा कि केंद्रक के पास दो झिल्ली वाला आवरण है। जो केंद्रक है इसके पास दो दो झिल्लियां होती है, अंदर वाली झिल्ली, बाहर वाली झिल्ली। यहां भी दो दो झिल्लियां होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी दो दो झिल्ली होती है, यानी ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दो दो झिल्लियां होती है। देखो एक जो है भीतरी झिल्ली है, यहां पर देखो ये भीतरी झिल्ली है और ये बाहर वाली झिल्ली है। बाहर वाली झिल्ली जो है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा कि ये होती है चिकनी, ये चिकनी होती है और साथ में इनमें होते हैं पोर्स, ये पोरस होते हैं। ये चिकनी है और छिद्रित है, ये चिकनी है और छिद्रित है, स्मूथ है और ये पोरस है ना। यहां पर आपको दिखाया गया है पोर्स। और अंदर वाली झिल्ली जो होती है वो उंगली जैसे अंतर्वलित होती है, इनफोल्डेड होती है। अंदर वाली झिल्ली जो है यहां पर देखो ये कुछ ऐसी है, यहां देखो इनफोल्डेड है। इसे कहा जाता है दोस्तों क्रिस्टे, इसे कहा जाता है अंतःकटक, क्रिस्टे कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। इसे कहा जाता है अंतःकटक। माइटोकॉन्ड्रिया ना यूनिक कोशिकांग है ना, अद्वितीय है, यूनिक सेल ऑर्गेनेल है। कारण यह है कि इसके पास अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है। इसके पास अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इसके पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। इसके अलावा एक और कोशिकांग है जिसे प्लास्टिड कहते हैं हम लोग, प्लास्टिड। इसके पास भी खुद का डीएनए, प्लास्टिड यानी कि लवक, इसके पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। बाकी किसी भी कोशिकांग के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम नहीं होता है। खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होने से क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटीन जो है ये खुद से बना लेते हैं, इन्हें केंद्रक पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण की जब हम बात करते हैं तो इसमें एकमात्र स्थिति है जब आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है ना। बड़ा प्रतिबिंब तो अलग अलग स्थानों पर भी बन सकता है, लेकिन आभासी सीधा प्रतिबिंब जो है, आभासी सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु को हम डालते हैं, जब वस्तु को डालते हैं पोल और फोकस के बीच में। यानी जब हम यहां पर वस्तु को डालेंगे पोल और फोकस के बीच में, वैसे केस में आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बाकी आप कहीं पर भी डाल लो, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। बड़ा छोटा समान आकार का बन सकता है, लेकिन वो वास्तविक और उल्टा ही होगा। तो फोकस पर अगर हम रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है, ठीक, अनंत पर बनता है और वास्तविक और उल्टा होता है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। चलो फोकस और ध्रुव के बीच में तो डालेंगे नहीं। वक्रता केंद्र से परे अगर हम यहां पर डालते हैं तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, ये सही है। दर्पण के बहुत निकट डालेंगे, बहुत निकट डालेंगे तो एक तरह से बोल दो कि पोल और फोकस के बीच में ही है, तो सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, ये भी हट जाएगा। अब देखो ए और सी में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। जो क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, है ना। आप याद रखना क्लास 10th के अंदर जो है, जैसे क्लास 9th के अंदर एकदम से फ्रेश एनसीईआरटी जो है आपको देखने को मिल रही है, अभी क्लास 10th के अंदर नहीं आई है, मे बी नेक्स्ट ईयर तक आ जाए। लेकिन अभी जो एनसीईआरटी है उसमें आप देखेंगे तो जब वस्तु को अनंत रखा जाता है मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है, लेकिन बोला है प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। अगर आप इससे पहले वाली एनसीईआरटी को देखेंगे तो वहां पर अनंत पर और साथ में क्या लिखा था कि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब, वस्तु को हम डालते हैं फोकस पर तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है और अत्यधिक आवर्धित बनता है।
अत्यधिक आवर्धित बनता है और वास्तविक और उल्टा होता है। ये यहाँ पर मेंशन था, लेकिन अभी क्या है कि अनंत पर बनता है और फिर बोला है कि प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो पता नहीं नई वाली जो अभी फिलहाल नई वाली एनसीईआरटी क्लास 10th की है उसके अंदर ऐसा क्यों दिया गया है। जब आपने बोल रखा है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो अनंत पर है, फिर आप ये भी बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब प्राप्त ही नहीं होगा। तो जब प्रतिबिंब प्राप्त ही नहीं होगा तो फिर हम अनंत पर काहे लिखेंगे यहाँ पर, है ना। या फिर जब अनंत पर आपने लिख दिया है तो प्रतिबिंब बताओ कैसा बनता है, तो अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन अगर हम इस वाले टेबल के हिसाब से जाए तो इस फोकस पर जो है इसको भी हम काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। मुझे नहीं पता क्यों लिखा है, ये अगर लिखा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है ना कि अनंत पर, ये क्यों लिखा है। सीधा आप इसको भी हटा देते हैं, इसको भी आप हटा देते हैं और बोलते हैं कि प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। इस पूरे में आप लिखते हैं कि प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, हम बात ही नहीं करेंगे प्रतिबिंब की, सीधा बोलेंगे प्रतिबिंब प्राप्त ही नहीं होगा। तो यहाँ पर कि हाँ अनंत पर बनेगा, फिर यहाँ पर बोल रहे कि नहीं बनेगा ही नहीं। तो इस टेबल के हिसाब से जाएं तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, और हमारा सही आंसर जो है सी हो जाएगा। विशेष क्षेत्रीय जातियां किसे कहा जाता है, एंडेमिक स्पीशीज, इसी को हम लोग स्थानिक जाति बोलते हैं, स्थानिक जाति, या फिर आप स्थानिक प्रजाति भी बोल सकते हो, एंडेमिक स्पीशीज बोल सकते हो। एंडेमिक स्पीशीज आप बोल सकते हो। तो स्थानिक जातियां, स्थानिक प्रजातियां, हम उन्हें बोलते हैं जो जाति किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है और उस विशेष क्षेत्र के अलावा अन्य कहीं किसी भी स्थान पर जो है प्राकृतिक रूप से वो प्रजाति नहीं पाई जाती है ना। जो केवल किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, यानी किसी जीव जंतु की वो प्रजाति जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जा रही है, अन्य किसी भी स्थान पर प्राकृतिक रूप से वो नहीं पाई जाती है, तो उसे ही एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से अन्यत्र नहीं मिलती, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको पढ़ना है नई वाली एनसीईआरटी में इन 4 प्रजातियों के बारे में, यही मतलब प्रजाति तो बहुत सारे होंगे, हमारे इंडिया के अंदर एंडेमिक स्पीशीज भी कई सारे होंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, 4 एग्जांपल्स पढ़ने हैं। नीलगिरी तहर है, लायन टोल्ड मकाक है, निपेंथिस खासियाना है। निपेंथिस खासियाना जो है ना ये कीटभक्षी पादप है, ठीक, और नील कुरिंजी है। ये 4 प्रजातियां जो है आपको ध्यान में रखनी है, नीलगिरी तहर, लायन टेल्ड मकाक और निपेंथिस खासियाना और नील कुरिंजी। ये भारत के अंदर 4 जो है स्थानिक प्रजातियां हैं, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP शॉर्ट में बोलते हैं, और ये है जिप्सम, ये है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये जिप्सम है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे चूना पत्थर भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, याद रखिएगा नई वाली एनसीईआरटी में मेंशन है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, बी ऑप्शन राइट आंसर। चार्ल्स डार्विन की किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये आपके एग्जाम में अब पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से किस विधि में कटे हुए या खंडित शरीर के अंग से एक नया जीव विकसित हो जाता है। बडिंग में तो एक उभार निकलता है जिसे मुकुल बोलते हैं, उससे प्रजनन होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बाइनरी फिजन में एक कोशिका जो है विभाजित हो जाती है 2 नई कोशिका में, ये भी आंसर नहीं होगा। स्पोर फॉर्मेशन में तो क्या होता है कि जो स्पोरेंजियम होता है इसमें बीजाणु बनता है, फिर ये जो बीजाणुधानी है ये फट जाती है, फिर जो बीजाणु है ये हवा में बिखर जाते हैं, फिर गिरते हैं, वहाँ वातावरण अगर अनुकूलित है तो वहाँ पर जो है नए राइजोपस उग जाते हैं। तो ऐसा राइजोपस में होता है जो कि अपने आप में क्या है, कवक है, ये भी नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन में ये चीज़ होता है, स्पायरोगैरा है ना, जो स्पायरोगैरा है ये अगर कई टुकड़ों में टूट जाता है, मान लो यहाँ से टूट गया, तो ऐसे जो है 3 नए स्पायरोगैरा जो है बन जाएंगे। स्पायरोगैरा जो है अपने आप में थैलोफाइटा समूह का एक प्लांट है, एल्गी है ना। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्पायरोगैरा। पक्के टाइगर रिजर्व में वैज्ञानिकों ने लगभग कितनी पक्षी प्रजातियां अभिलिखित की है। पूरे देश के अंदर जो पक्षी की प्रजाति है वो है 1300, अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं, जिसमें से 300 पक्षी की प्रजाति जो है इस वाले टाइगर रिजर्व में है। और ये जो टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है,
अरुणाचल प्रदेश में है। ये फेमस है धनेश के लिए। अब धनेश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, धनेश पक्षी का नाम है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉर्नबिल। हॉर्नबिल इसके लिए फेमस है, इसके लिए फेमस है धनेश के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +2 संयोजकता दर्शाता है, वैलेंसी दर्शाता है? तो हीलियम अपने आप में अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व के लिए वैलेंसी हम लोग 0 बताते हैं। बेरिलियम वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और लिथियम की वैलेंसी भी 1 होती है। पक्के बाघ अभयारण्य में निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो हॉर्नबिल धनेश के लिए फेमस है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली के आगे बढ़ने के बावजूद बंदूक में प्रतिक्षेप क्यों होता है? एक्शन, रिएक्शन, फोर्स यहाँ पर काम करता है ना। बंदूक गोली पर बल लगाती है, बदले में गोली जो है बंदूक पर बल लगाती है, समान परिमाण के लेकिन विपरीत दिशा में। तो बंदूक में प्रतिक्षेप क्यों होता है? क्योंकि गोली बंदूक पर समान और विपरीत बल लगाती है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है यहां पर लागू होता है। 3 जगत प्रणाली, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो R.H. विटिकर, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। अर्नस्ट हैकेल, इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण दिया था। हर्बर्ट कोपलैंड, इन्होंने 4 जगत वर्गीकरण दिया था। हमसे पूछा है 3 जगत वर्गीकरण के बारे में, तो अर्नस्ट हैकेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अरस्तु ने जो दिया था उसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम प्रणाली, आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसमें इन्होंने जीवों को, जंतुओं को बांटा था उनके आवास के स्थान पर, कि वो जल में रहते हैं, कि स्थल पर रहते हैं, कि हवा में उड़ते हैं। 2 जगत वर्गीकरण दिया था कार्लोस लिनियस ने। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक स्कूल शून्य अपशिष्ट दिवस का आयोजन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस पहल में सर्वोत्तम रूप से सहायक होगी? शून्य अपशिष्ट का मतलब हो गया कि कम से कम कचरे का उत्पादन करना है, कम से कम कचरे का उत्पादन करना है, न्यूनतम अपशिष्ट का उत्पादन करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति इस पहल में सर्वोत्तम रूप से सहायक होगी? देखो इन 4 में से किस केस में आपको लगता है कि कम से कम कचरे का उत्पादन होगा? खाद्य अपशिष्ट को नियमित कूड़ेदानों में डालना। अगर हम रेगुलरली बेसिस पर जो है कूड़ेदान में खाद्य अपशिष्ट को डालेंगे तो इससे कचरे का उत्पादन बढ़ेगा, ना कि घटेगा। प्लास्टिक की पन्नी में टिफिन लपेटना। इस प्लास्टिक की पन्नी में टिफिन को अगर हम लपेटेंगे तो इससे क्या होगा कि प्लास्टिक का उत्पादन ज्यादा होगा, प्लास्टिक एज अ वेस्ट जो है वो ज्यादा बनेगा। एकल उपयोग प्लास्टिक कटलरी का उपयोग, एकल उपयोग प्लास्टिक कटलरी का उपयोग। देखो प्लास्टिक के यूज को, प्लास्टिक का तो यूज हमें करना ही नहीं है, प्लास्टिक से तो हमें दूर भागना है, बोल सकते हैं। केले के पत्तों या पुनः प्रयोग योग्य प्लेटों में भोजन परोसना। केले का पत्ते का इस्तेमाल कीजिए या फिर क्या करिए, ऐसे प्लेटें का इस्तेमाल करिए जिसको बार बार यूज किया जा सकता है, तो इससे कचरे का उत्पादन जो है न्यूनतम होगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। केले के पत्ते का उपयोग अगर हम करते हैं तो केला का पत्ता अगर हमने उपयोग एक बार कर लिया तो उसको हम अगर वेस्ट बनाते भी हैं तो फिर क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा वो, क्योंकि ये अपने आप में जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ है। 5 जगत प्रणाली का प्रतिपादन वर्ष 1969 में किसने किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है ये दिया था विटेकर साहब ने। देखो कार्लोस लिनियस ने, इन्होंने 2 जगत वर्गीकरण दिया था। ये अर्नस्ट हैकेल जो है इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण दिया था। कोपलैंड ने 4 जगत वर्गीकरण दिया था और विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। तो इन सब के बारे में जो है आपको याद रखना होगा। यहां पर देखो अरस्तु ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था जिसमें जीवों को उनके आवास के स्थान पर, स्थल है कि स्थल में रहने वाले जीव है कि जल में रहने वाले जीव है कि वायु के आधार पर, कि वायु में उड़ते हैं वो, उस आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया था। कार्लोस लिनियस ने 2 जगत वर्गीकरण दिया, अर्नस्ट हैकेल ने 3 जगत वर्गीकरण दिया, कोपलैंड ने 4 जगत वर्गीकरण दिया और R.H. विटिकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या होता है? जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है तो बिल्कुल भी प्रकाश जो है अपने रास्ते से नहीं भटकती है, नहीं विचलित होती है। तो इसका निर्गमन बिना किसी विचलन का होगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निडेरिया के जीवों के उदाहरण कौन से हैं? जंतु जगत में कई सारे फाइलम हैं, जैसे कि फाइलम पोड़ीफेरा है, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फाइलम निडेरिया के बारे में।
तो फाइलम निडेरिया के अंदर आपको 3 मात्र एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जंतु जगत का जो संघ है निडेरिया, उनके ये 3 जंतु है। तिलचट्टा है, मकड़ी है, बिच्छू है, ये सारे के सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव है, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। स्टारफिश, समुद्री अर्चिन और सी ककरी, सी कुकम्बर, ये इकाइनोडर्मेटा का जीव है। ये इकाइनोडर्मेटा जो जंतु जगत का संघ है, उसके ये सारे के सारे जीव हैं। घोंघा की अगर बात करते हैं तो ये मोलस्का का जीव है, जो जंतु जगत का संघ है मोलस्का, उसका ये जीव है। केंचुआ और जोंक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो फाइलम एनेलिडा है, उनके ये जीव है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। एक धारावाही लूप है, मान लीजिए धारा इस दिशा में जो है वो बह रही है, हमें जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए। कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं कि धारा की दिशा में हम क्या करते हैं, चालक को पकड़ते हैं। जैसे मान लो ये चालक है, इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो हम इस चालक को दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ेंगे कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में होगी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है हमें बताती है। अब देखो इस केस में हमें क्या करना है, हम राइट हैंड थंब रूल यहां पर लगा सकते हैं। छोटा छोटा सेगमेंट उठाएंगे, है ना। अगर मान लो पूरा हमारे पास अगर सर्किल है, अगर छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो स्ट्रेट कंडक्टर के जैसा ही होगा, है ना। अगर हम यहाँ से एक छोटा पार्ट ले लेते हैं तो ये एक देखो एक छोटा सा स्ट्रेट कंडक्टर सीधा चालक के जैसा ही होगा, और वहां पर हम अगर लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल तो भी जो है आप केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हो। वरना आप क्या करो कि धारा की दिशा में आप उंगली को मोड़िए, धारा की दिशा में आप उंगली को मोड़िए और देखिए कि अंगूठा किस दिशा में जा रहा है। तो अगर आप इस वाले डायग्राम में धारा की दिशा में अगर आप उंगली को मोड़ते हैं तो अंगूठा आपको ऊपर के डायरेक्शन में मिलेगा, यानी कि ऊपर की दिशा में जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो दाहिने हाथ का नियम ये राइट हैंड थंब रूल ही है, अलग तरीके से हम लोग बोलते हैं धारा के अनुदिश उंगलियों को मोड़ना। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर धारा ऐसे बह रही है तो हम ऐसे उंगली को मोड़ेंगे, अंगूठा देखेंगे ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो ऊपर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, राइट। या फिर आप जो है यहां पर एक टुकड़ा ले लो, अगर हम यहां पर एक टुकड़ा देखें तो धारा जो ऐसे नीचे की ओर बह रही है। अब क्या करो, धारा नीचे की ओर बह रही है, दाहिना हाथ लीजिए, अंगूठा को डालिए धारा की दिशा में नीचे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है हो जाती है। तो भी आप देखेंगे यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ऊपर की ओर आ रही है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या फिर धारा की दिशा में उंगली को मोड़ करके अंगूठे की दिशा चेक कर लो, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो बता देगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनेक चपटी कृमियों में परजीवी जीवन शैली के अनुकूलन के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? चपटी कृमि के लिए कौन सा फाइलम है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। चपटी कृमि के लिए जो फाइलम है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, है ना। फ्लैट वर्म इसका एक उदाहरण याद रखिएगा, प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया जो है ये तो परजीवी नहीं है, प्लेनेरिया परजीवी नहीं है, लेकिन कई सारे फ्लैट वर्म ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो जंतु होते हैं उसके आंत में जाकर के रहते हैं, उनके आंत से जाकर के चिपकते हैं हुक्स की मदद से। अंकुश नाम की संरचना होती है उससे, और उसके आंत में जो पचा पचाया भोजन होता है उसको वो अवशोषित करते रहते हैं शक्र के माध्यम से। तो हुक्स एंड शक्र ये 2 संरचनाएं पाई जाती है। परजीवी जो चपटे कृमि होते हैं उनके अंदर हुक्स की मदद से वो चिपकते हैं बॉडी से, और शक्र के माध्यम से जो है वो भोजन को अवशोषित करते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ईस्ट कोशिका से निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रक्षेपण मुकुल कहलाता है। ईस्ट कोशिका है तो यहाँ पर ऐसे मुकुल बनता है ना, ऐसे मुकुल बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। ईस्ट जो है अपने आप में एक कोशिकीय कवक है। मुकुल निर्माण की श्रृंखला ईस्ट की मुकुलन प्रक्रिया में पाई जाती है, तो ईस्ट जो है मुकुलन के जरिए अलैंगिक प्रजनन करता है। दोनों कथन तो सही है, कथन ए और कथन बी दोनों सही है। जो मुकुलन की प्रक्रिया है उसी में मुकुल का निर्माण होता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है?
बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा जो है ये वंश का नाम है और टिग्रिस जो है जाति का नाम है ना। ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पैंथेरा लियो जो है ये शेर का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शेर का वैज्ञानिक नाम है। इसी को हम लोग कैसे बोलते हैं साइंस में, सिंह बोलते हैं, लायन बोलते हैं। फेलिस्कैटस आप नहीं भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 250 हर्ट्ज है। एक पूर्ण कंपन में लगने वाला समय, तो टाइम पीरियड होता है 1 में फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड होता है 1 में फ्रीक्वेंसी। आवर्त काल बराबर 1 में आवृत्ति, 1 में 250। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.004 सेकेंड। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पढ़ना है, आम का वैज्ञानिक नाम, बाघ का वैज्ञानिक नाम, शेर का वैज्ञानिक नाम और जो मटर है उसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सताइवा। निम्नलिखित में से कौन सा आबंध बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों से बना होता है? कौन सा आबंध बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों से बना होता है? तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें आपको जो है सामान्यतः 99% केस में जो है कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है ना। कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है जो अधातु अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है ना, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। और आयनिक बॉन्ड जो है ये धातु अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है इसको चेंज नहीं किया गया, पहले जैसा ही रखा गया, बस चंद्रमा का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सीधा समानुपाती होता है जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल का। तो हमारे पास चंद्रमा भी है और पृथ्वी भी है, लेकिन द्रव्यमान केवल 2 गुना कर दिया गया है चंद्रमा का। तो अगर हम इसमें से एक का द्रव्यमान 2 गुना करते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका द्रव्यमान भी 2 गुना हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 2 गुना हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, निलंबन, कोलाइट, विलयन। निलंबन जैसे कि रेत और जल का मिश्रण। मैं आपसे कहता हूं हमेशा ही जब भी निलंबन के ऊपर सवाल आता है कि निलंबन के ऊपर जब भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए रेत और जल का मिश्रण जो है आप याद रखेंगे। एक विषमांगी मिश्रण है, भाई आप पूरा मिश्रण तैयार करेंगे तो कहीं पर आपको रेत के कण ज्यादा देखने को मिलेंगे, कहीं पर कम देखने को मिलेंगे, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को प्रकर्णित कर देते हैं। अगर आप यहां से लाइट पास करवाएंगे तो आपको यहां पर लाइट का पाथ दिख जाएगा, रास्ता दिख जाएगा। तो ये जो लाइट के पाथ का दिखना होता है, पथ का दिखना होता है, रास्ते का दिखना होता है, इसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो निलंबन जो है टिंडल प्रभाव को दिखाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, आप रेत के कण को आराम से आंखों से देख सकते हैं। सही है, तीनों कथन सही है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 वोल्ट पर 90 वाट है तो कथित की गई धारा है। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू में I हो जाएगा। पावर जो है 90 है, V का मान 120 है, I चाहिए, तो I बराबर 90/120 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एम्पियर में। गर्म भोजन की गंध दूर तक पहुंचती है क्योंकि गर्म भोजन की जो गंध होती है उनके पास ऊर्जा अधिक होती है, और जिन कणों के पास ऊर्जा अधिक होती है, जिन कणों के पास ऊर्जा अधिक होती है वो तेजी से जो है इधर उधर भागते हैं। यही कारण है। कण निरंतर गतिमान रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कणों के पास जितनी ऊर्जा होती है उतनी ही तेजी से वो भागते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो कणों की ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, यानी जो गति है उसकी तेज हो जाती है, इसीलिए दूर तक जाती है, क्योंकि कण जो है तेजी से दूर तक भाग जाते हैं, ऊर्जा अधिक होती है उसके पास, इसीलिए ऊर्जा यानी यहां पर गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है? सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास लिखने के लिए, C6H12O6
मॉलिक्यूलर मास। यहां देखो कार्बन के 6 परमाणु हैं और कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 होता है। हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का 6 परमाणु है और परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो ये 72 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 96 96 हो जाएगा। 6 2 8 8 और 2 10, 9 7 16 17 18 180। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलियरी पेशिया। जब हम किसी पास की वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी पास की वस्तु को देखते हैं तो जो सिलियरी मसल होती है, जो लेंस को पकड़ के रखती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने से क्या होता है कि लेंस जो है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। लेंस मोटा हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है यानी हम बोलेंगे जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर है ये इंक्रीज हो गया, जो वक्रता है ये बढ़ जाती है, कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है, जिससे लेंस जो है मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है और फोकल लेंथ जो है ये घट जाती है। सिलियरी मसल जो है ये सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ती है, लेंस मोटा करती है, जिससे फोकल लेंथ जो है घट जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा धावन सोडा का होता है Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा होता है ये NaHCO3। बेकिंग सोडा जिसका इस्तेमाल जो है खाना को खस्ता बनाने के लिए किया जाता है, खाना को जल्दी पकने के लिए भी किया जाता है। संयोजी ऊतक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है? संयोजी ऊतक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है? रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, सही है। ब्लड जो है अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है। आधात्री जेली जैसी तरल सघन या दृढ़ हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर हम संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो इनके पास भैया आधात्री होता है और जिनमें कोशिकाएं जो होती है वो धंसी होती है। कोशिकाएं जो होती है धंसी हो सकती है, निलंबित हो सकती है। ये जो आधात्री है मैट्रिक्स है, ये हार्ड भी हो सकती है ना, जो है ये दृढ़ भी हो सकती है, डेंस भी हो सकती है, थोड़ी जेली जैसी भी हो सकती है, तरल भी हो सकती है। जैसे ब्लड अपने आप में क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आधात्री क्या है? तरल है और इनमें जो है सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे होते हैं। हम हड्डी की बात करते हैं, उपास्थि की बात करते हैं, जो आधात्री होती है वो सघन और दृढ़ होती है। ठीक, ये स्टेटमेंट भी सही है। कोशिकाएं अंतः कोशिकीय आधात्री में अंतर्निहित होती है, बिल्कुल सही है। कोशिकाएं हरता से व्यवस्थित होती है, हरता का मतलब यहां पर दोस्तों सघनता से है, तो गलत हो जाएगा। जो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है ना, उनके बीच में गैप ज्यादा होता है, ना कि कोशिकाएं जो है सघन रूप से जो है व्यवस्थित होती है। सघन रूप से व्यवस्थित होती है उपकला ऊतक में, ना कि संयोजी ऊतक में। यह गलत है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का एक गुण है? अभी हम लोगों ने निलंबन के ऊपर चर्चा किया, एक ही शिफ्ट के अंदर जो है निलंबन के ऊपर ये 2 सवाल पूछे गए थे। विलय के कण को निस्संदन प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। आपके पास रेत और जल का मिश्रण है, आप बिल्कुल रेत के कण को छान करके अलग कर सकते हो, तो ये गलत है। कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, आप बिल्कुल रेत के कण को नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। कण जमते नहीं है, गलत हो जाएगा। कण जमते नहीं है का मतलब यहां पर ये हो गया कि कण जो है तल पे आकर के बैठते नहीं है। ठीक है, अगर हम रेत जल के मिश्रण को लेते हैं, अगर हम रेत जल के मिश्रण को लेते हैं, उनको हमने अच्छे से मिला दिया, फिर शांत छोड़ दो आप, कण जो है तल में आकर के बैठ जाएंगे। तो यहां पर ये मतलब है इस सेंटेंस का, इस स्टेटमेंट का, कथन का। ठीक है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल जमते बोलना शब्द जो है ये गलत है, उचित नहीं है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जमना का मतलब यहां पर सेटल डाउन हो जाना पार्टिकल्स का। समानांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध डैश होता है। अगर हम बहुत सारे अलग अलग मान के प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में लगाते हैं तो जो उनका तुल्य प्रतिरोध आएगा, जैसे मान लीजिए आपने 1 ओम ले लिया, आपने 2 ओम ले लिया, आपने 3 ओम ले लिया, आपने 10 ओम ले लिया, आपने 100 ओम ले लिया, ये सारे आपने रजिस्टर्स ले लिए अलग अलग रेजिस्टेंस के। आपने इन सारे को पार्श्व क्रम में लगा दिया, आपने इन सारे को पार्श्व क्रम में लगा दिया। पार्श्व क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर क्रम बोलते हैं। तो जो इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा, समतुल्य प्रतिरोध आएगा, देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 1 ओम है ना, इससे भी छोटा आएगा। तो समानांतर क्रम में जब हम अलग अलग प्रतिरोधकों को लगाते हैं जिनका मान अलग अलग है, उनमें
सबसे छोटा जो प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा मान आएगा समतुल्य प्रतिरोध का। तो सबसे छोटे प्रतिरोध से छोटा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र की विभेदन सीमा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मान कितना होता है? अगर आप दो डॉट्स बनाते हो, दो बिंदु बनाते हो और उनके बीच की दूरी अगर आप 0.1 मिलीमीटर रखते हैं और इन दोनों डॉट्स को आप अपने आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, जो सामान्य आंख का निकट बिंदु होता है। नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट तो अनंत होता है। तो एक सामान्य आंख के लिए जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको दो डॉट्स बना देने हैं। मान लो एक व्हाइट पेपर आपने ले लिया, उन पर दो डॉट्स बना दिया और दोनों डॉट्स के बीच में, दोनों बिंदु के बीच में 0.1 मिलीमीटर की डिस्टेंस है। इनके बीच में 0.1 मिलीमीटर की दूरी है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको रखना है। आप इन दोनों बिंदुओं को स्पष्ट अलग अलग देख पाएंगे कि भैया दो बिंदु है। आपको नजर जो है ये दोनों बिंदु अलग अलग आएंगे। लेकिन जैसे ही आप 0.1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस करेंगे दोनों पॉइंट्स के बीच में, तब आपको ये दोनों बिंदु जो है एक सिंगल बिंदु, एक सिंगल पॉइंट के रूप में नजर आने वाली है। ठीक है, तो इसी को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहा जाता है, 0.1 मिलीमीटर। कि अगर आप इससे कम डिस्टेंस करते हैं तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, जो कि निकट बिंदु है, निकट बिंदु पर रखने पर ये दोनों बिंदु जो है आपको एक सिंगल पॉइंट के रूप में नजर आने वाली है। तो दो अलग अलग बिंदु स्पष्ट रूप से देखने के लिए जरूरी है कि दोनों बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के बराबर यानी कि 0.1 मिलीमीटर के बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेट नंबर 2 भी यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।